गुजरात में इन दिनों ठगी के नए नए केसेस सामने आ रहे हैं। अलग अलग तरीकों से ठग लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। वहीं एक ऐसे अपराधियों के खिलाफ अहमदाबाद पुलिस भी फुल एक्शन में आ चुकी है। अहमदाबाद पुलिस पिछले 3 दिनों में 3 अलग अलग रैकेट के जुड़े हुए 22 ठगों को गिरफ्तार कर चुकी है। डिजिटल युग में जहां टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है, वहीं इसके बढ़ते इस्तेमाल से साइबर क्रिमिनल्स भी सुपर एक्टिव हो गए हैं। साइबर अपराधों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब ठग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ठगी के नए नए तरीके आजमा रहे हैं। ऐसे ही ठगों के खिलाफ अहमदाबाद पुलिस भी एक्शन में है और 3 दिन के अंदर 22 ठगों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। पहले पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें 4 आरोपी ताइवान के नागरिक हैं। इस रैकेट का नेटवर्क चीन, ताइवान समेत दुनिया के कई देशों तक फैला हुआ है। इसके बाद पुलिस ने एक्टर अनुपम खेर की तस्वीर वाले नकली करेंसी नोट के बदले एक कारोबारी को ठगने वाले 3 आरोपियों को अरेस्ट किया और अब अहमदाबाद पुलिस ने ईरानी गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि लोगों को ठगने के लिए ईरानी गैंग का तरीका ही बिल्कुल अलग है। ये दोनों आरोपी ऐसे लोगों को टारगेट करते थे जो लोग बैंक में किसी तरह के लेन देन के लिए आ जा रहे हों। ये खुद को पुलिसकर्मी बताकर चेकिंग के नाम पर रास्ते में रोकते थे, फिर लालच के जाल में फंसाकर ऐसा चक्रव्यूह रचते थे कि अच्छे खासे लोगों का दिमाग भी चलना बंद हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर ये ठग मोटी रकम ऐंठकर रफू चक्कर हो जाते थे। अहमदाबाद ग्राम्य पुलिस के विरमगाम पुलिस स्टेशन में पुलिस जब व्हीकल चेकिंग में थी, उस दौरान 2 डाउटफुल पर्सन उनको नज़र में आए, जिनके पास पुलिस का नकली आई कार्ड था और उनका जो बाइक था वो भी चोरी किया हुआ था। तो उनकी ज़्यादा पूछताछ के दौरान पता चला कि वो जो दोनों जो शकमंद इसम हैं, वो दोनों नामचीन ईरानी गैंग के साथ जुड़े हुए हैं। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों का लंबा चौड़ा आपराधिक रिकॉर्ड है। इनके खिलाफ देश भर में 47 केस दर्ज हैं और ये दोनों धोखाधड़ी की 100 से ज्यादा वारदात को अंजाम देने की बात खुद कबूल कर चुके हैं। ये ईरानी गैंग के साथ जुड़े हुए दोनों इसम के ऊपर गुजरात में 20 ऑफेंसेस और गुजरात के बाहर महाराष्ट्र और यूपी दोनों में मिला के टोटल 27 ऑफेंसेस रजिस्टर्ड है, जिसमें से 47 ऑफेंसेस टोटल ये जो आरोपी हैं मुस्ताफ अली, शबीर अली, जो बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। मतलब दोनों आरोपी ठगी के गोरख धंधे में मंझे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन अब पुलिस इन पर कानून का शिकंजा कस चुकी है। फिलहाल पुलिस ईरानी गैंग के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की तैयारी में जुट गई है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी की टीम ने हवाला के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का भांडाफोड़ किया। इस रैकेट का नेटवर्क अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन तक फैला हुआ है। पुलिस ने इस रैकेट से जुड़े मकबूल डॉक्टर, उसके बेटे कासिफ डॉक्टर और रहीम नाड़ा को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 100 करोड़ रुपए का हवाला ट्रांजैक्शन ये आरोपी कर चुके हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के नाम से बैंक अकाउंट खुलवाए थे, जिसमें ठगी से जुए के पैसे जमा किए जाते थे। दुबई के रास्ते अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश से हवाला के जरिए रुपए मंगाए जाते थे और उसे USDT में कन्वर्ट कर दिया जाता था, जिसके बाद इस पैसे का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए किया जाता था। पुलिस ने उनके पास से 497 सिम कार्ड्स, कई चेकबुक्स, डेबिट कार्ड्स, नकदी और विदेशी करेंसी को बरामद कर लिया है। इस रैकेट का पैसा आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा था या नहीं, इसकी जांच अभी जारी है। एक साइबर जो क्रिमिनल्स को पकड़ा है, जो यहां से बैठ के जो USDT होता है, जो क्रिप्टो करेंसी है, उसका ये लोग जो ट्रांजैक्शन करते थे और उसमें पूरी विगत ऐसी है कि एक मकबूल
जो 58 मकबूल डॉक्टर उसका नाम है, 58 ईयर्स की उसकी उम्र है। उसका बेटा एक कासिफ है 32 साल के, एक माज करके लड़का है 25 साल। ये 3 पकड़े गए। एक महेश मफतलाल देसाई जो दुबई में है, और इनके पास से टोटल जो रिकवरी की गई है वो 10 जितने बैंक अकाउंट हैं और 29 अलग अलग अकाउंट के जो चेक बुक्स हैं। अब उसमें विगत ऐसी है कि एक महेश करके जो आदमी बैठा है दुबई में, वो वहां से दुबई से आंगड़िया के थ्रू, हवाला के थ्रू पैसा भेजता है यहाँ पे सूरत में मकबूल को, या कोई टेरर एंगल में गया है कि नहीं गया है, पैसे का मूवमेंट कहाँ है, उसकी भी हमारी इन्वेस्टिगेशन का एक ये अहम हिस्सा है। कच्छ में एक एग्रोटेक कंपनी में केमिकल टैंक की सफाई के दौरान 5 मजदूरों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक केमिकल टैंक से गैस रिसाव हुआ, जिसकी चपेट में 5 मजदूर आ गए और सभी की दम घुटने से मौत हो गई। ये है कच्छ की इमामी एग्रोटेक कंपनी, जहां गैस रिसाव की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। मंगलवार की आधी रात सुपरवाइजर पानी की टंकी का ड्रेनेज सिस्टम चेक कर रहे थे। इसी दौरान टैंक से जहरीली गैस निकली और सुपरवाइजर बेहोश होकर टैंक में गिर गए। चीख पुकार सुनकर 4 मजदूर भी टैंक में उतर गए, लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकल सका। मौके पर मौजूद दूसरे कर्मचारियों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची। 5 लोगों को टैंक से निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने सभी को मृत घोषित कर दिया। थर्ड इंसिडेंट जैसे आप लोगों को पता चला हो गया है, तो उसमें जो है कैसे हुआ है नहीं हुआ है वो तो इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। तो कुछ 12:30 बजे के बाद हम लोगों को पास खबर आई थी कि कोई लोग जो है बेहोश हो गया है टैंक में। तो फिर पता चला कि उसको रेस्क्यू करने के लिए और भी 4 लोग साथ में गए हैं। तो बहुत ही दर्दनाक कहानी है, और ये जो देहांत जिनका हो गया है उनका फैमिली के लिए हम लोग बहुत ही दुखी हैं, और हम लोग बेस्ट कर रहे हैं दोनों तरफ से। एक इन्वेस्टिगेट करना, अपना कहीं प्रॉब्लम हुआ और कहीं हुआ, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले तेल के वेस्ट लिक्विड को एक टैंक में इकट्ठा किया गया था। सफाई के मकसद से सुपरवाइजर टैंक के ऊपर चढ़कर देख रहा था, तभी टैंक से जहरीली गैस निकलने लगी। शुरुआती जांच के मुताबिक सभी की मौत गैस रिसाव की वजह से हुई है। मेरा भाई इमामी कंपनी में जॉब करता था, चौधरी के कॉन्ट्रैक्ट में, और रात में ड्यूटी गया था। रात में 1 बजे की घटना है। वहाँ पे मीथेन गैस का कोई टैंक था, उसको क्लीन वगैरह हो रहा था, जो भी हो रहा था। उसके अंदर एक हेल्पर गया पहले, तो उसको निकालने के चक्कर में उसको ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण तो दूसरा भाई उतरा, फिर उसके बाद दूसरा उतरा, ऐसे ऐसे करके वहाँ पे विदाउट सेफ्टी के उतरे वहाँ पे। और उसके बाद मेरे को इन्फॉर्म किया सुबह 8 बजे के बाद, और मेरे को बुलाया गया कि वो आप आ जाओ, आपका भाई इधर इमरजेंसी है। मैं यहाँ जब आया हूँ, जब इसने मेरे को कॉल लगाया इमरजेंसी जाके देखो, तब यहाँ आके मुझे ये पता पड़ता मेरा भाई इस दुनिया में नहीं था। मतलब ये लोग मेरे को बता ही नहीं रहे हो क्या रहा है, क्या हुआ, कब। 1 बजे की घटना मेरे को सुबह 11 बजे तक वो भी इसने बताया, ये लोग बताने को तैयार नहीं। रिफाइनिंग कंपनी में गैस रिसाव कैसे हुआ, मौत की सही वजह क्या है, और प्लांट में मजदूरों के लिए सुरक्षा उपकरण थे या नहीं, फिलहाल इन तमाम पहलुओं पर जांच जारी है। इस घटना में जान गंवाने वाले सभी मजदूर दूसरे राज्यों के बताए जा रहे हैं। फिलहाल कंपनी ने मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। कच्छ से कौशिक कांठेचा के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको लिए चलते हैं जामनगर, जहां की शाही शानो शौकत का शानदार इतिहास है और अब पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा इसके वारिस बनने जा रहे हैं। इस परिवार का भारत और क्रिकेट के इतिहास में अच्छा खासा नाम है। अजय जडेजा अब नए जाम साहिब होंगे। अजय जडेजा विराट कोहली की 1000 करोड़ की मिल्कियत को पीछे छोड़कर 1450 करोड़ रुपए की जायदाद के साथ भारत के सबसे अमीर क्रिकेटर भी बन गए हैं। शानदार महलों, भव्य इमारतों, खूबसूरत चौक चौराहों, मंदिरों, क्रिकेट स्टेडियम, स्कूल, कॉलेज और राष्ट्रीय संस्थाओं से सजा ये शहर जामनगर है, जो गुजरात के सौराष्ट्र के सबसे रईस रजवाड़े की सरजमी है।
1947 तक नवानगर के नाम से मशहूर ये शहर अब जामनगर के नाम से जाना जाता है और इसके शाही खानदान के मुखिया जाम साहिब कहलाते हैं। अब जाम साहब का तमगा चर्चित पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा को मिलने जा रहा है, क्योंकि जामनगर के शाही घराने ने अजय जडेजा को अपना वारिस बनाने का फैसला लिया है, जो जामनगर की ऐतिहासिक विरासत को संभालेंगे। दशहरे पर गद्दी की तकदीर तय हो गई है। जाम रावल की विरासत अब अजय हो गई है। अजय जडेजा भी इसी राज परिवार का हिस्सा है। वर्तमान के जाम साहब शत्रु सलेसी जी उनके पारिवारिक चाचा लगते हैं। इस घोषणा के बाद क्रिकेट और जामनगर का रिश्ता और गहरा हो गया है। दरअसल अजय जडेजा जामनगर की जिस गौरवशाली राजवंश के वारिस बनने जा रहे हैं, उसका क्रिकेट से गहरा रिश्ता रहा है। जाम रणजीत सिंह और दिलीप सिंह भी इस राजवंश का हिस्सा रहे हैं, जिनके नाम पर क्रिकेट की मशहूर रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी है। जाम रणजीत सिंह ने जामनगर को पेरिस बनाने का फैसला किया था और शहर में बेहद खूबसूरत प्रताप पैलेस बनवाया था। उन्होंने शहर में स्कूल, कॉलेजेस और अस्पताल खोले थे, तो साथ ही साथ रेलवे नेटवर्क और बेड़ी बंदर भी बनवाया, जिससे यहाँ कारोबार को पंख लग गए और खुशहाली बढ़ी। जाम रणजीत सिंह जी के बाद राजा हुए उनके बेटे दिग्विजय सिंह जी और उनके बाद जाम साहब बने श्री शत्रु सलेसी जी जडेजा। अजय जडेजा के पिता दौलत सिंह जी जडेजा भी जामनगर के कई बार सांसद रह चुके हैं। अब अजय जडेजा के भावी जाम साहब के तौर पर घोषणा होने के बाद उनके भी राजनीति में आने की संभावनाओं को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। ये भी बता दें कि जामनगर के राजा रहे दिग्विजय सिंह ने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन और उसके बाद रजवाड़ों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उन्होंने यहाँ दिग्जैम शूटिंग, जाम एयरलाइंस और दिग्विजय सीमेंट जैसी कई कंपनियां भी शुरू की। वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान महाराजा दिग्विजय सिंह ने पोलैंड के 1000 बच्चों को अपने महल में आश्रय दिया था, इसलिए पोलैंड की राजधानी में उनकी याद में स्मारक भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों अपनी पोलैंड यात्रा में वहां जाकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। अब भले ही राजे रजवाड़ों का दौर नहीं रहा, लेकिन अजय जडेजा जामनगर के जाम साहिब बनेंगे तो उनकी निगाहें इस पर जरूर रहेंगी कि वो भी इस खानदान की गरिमा को और आगे बढ़ाएं। जामनगर से दर्शन ठक्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब हम आपको मिलवाएंगे वडोदरा की 5 साल की एक ऐसी बच्ची से जिसने इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। उसने ये रिकॉर्ड कृष्णाष्टकम के श्लोकों का पाठ करने को लेकर बनाया है। वेदा को संस्कृत के कई श्लोक मुंह जुबानी याद हैं। जटाटवीगलज्वल प्रवाह पावितस्थले तलेवलम्बलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिका डमड्डमड्डमड्निनाडमड्डमर्वयं चकारतण्डताण्डवं तनूतुने शिवं शिवं जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्नरूपनेजरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि। शिव तांडव स्तोत्र, जिसका शुद्ध उच्चारण करने में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, उसका पाठ ये छोटी सी बच्ची ऐसे कर रही है जैसे इसे संस्कृत में महारत हासिल हो। बहरहाल इस अद्भुत बच्ची से मिलिए। इसका नाम है वेदा। उम्र महज 5 साल है। अभी पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन संस्कृत के श्लोकों और मंत्रों का पाठ ऐसे करती है जैसे उसे बरसों से इसका अभ्यास हो। और वेदा के इस खास हुनर को पहचान भी मिली है। वेदा ने हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। रजिरजिकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैवनन्दनन्दनं। उसने महज 2 मिनट 49 सेकंड में कृष्णाष्टकम के 9 श्लोकों को पढ़कर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। भले ही वेदा ने कृष्णाष्टकम के 9 श्लोकों को पढ़कर ये उपलब्धि हासिल की हो, लेकिन उसे और भी बहुत से संस्कृत के श्लोक, मंत्र और प्रार्थनाएं याद हैं। ये जो सर्टिफिकेट है वो मैंने कृष्णाष्टकम के बाद में मिला है। और क्या है ये कृष्णाष्टकम? वो कृष्णाष्टकम रजे है। किसने सिखाया है ये आपको? ये मेरे को मम्मी और डैडी ने सिखाया है।
मुझे आता है कृष्णाष्टकम आता है और हेगिले नंदिनी आता है, फिर गीता का श्लोक आता है, फिर टीका संध्या आता है, फिर ऐसा श्लोक आता है। बेशक प्रतिभा ईश्वर की देन होती है, लेकिन उसे निखारे बिना किसी मुकाम तक नहीं पहुंचा जा सकता। वेदा का संस्कृत के श्लोकों और मंत्रों से परिचय करवाया उसके माता पिता ने। लेकिन जब उन्होंने देखा कि महज 2 साल की उम्र से ही वेदा उसमें खूब रुचि लेती है और उसे शुद्ध दोहरा भी लेती है, तो उन्हें उसकी विशेष प्रतिभा का एहसास हुआ और उन्होंने इसे निखारने की सोची और फिर कृष्णाष्टकम, शिव तांडव स्तोत्र, गीता के श्लोकों के पाठ का भी अभ्यास कराना शुरू किया। विचार तो ऐसा है कि हमने उसको बचपन से ही सिखाया है, तो अभी मतलब उसका रिकॉर्ड जो है वो अभी बना है, लेकिन वो जब 2 साल की थी तब से ये सारे श्लोक का वो पठन करती ही है। और अभी उसकी उम्र 5 साल है, अभी उसको 100 से भी ज़्यादा श्लोक आते हैं। अभी उसको पढ़ना नहीं आता है, इसलिए मैं बोलती हूँ और वो मुझे सुन के फिर वो सीखती है। रोज़ कितना समय उसको दिया जाता है? पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर समय दिया जाए, लेकिन हम साथ में जब भी बैठते हैं तो हम मोबाइल का यूज़ कभी नहीं करते हैं, इसलिए हम ऐसे ही खेल में उसको सिखाते हैं। आज जब बच्चे मोबाइल से चिपके रहते हैं, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हुए हिंदी पर भी पकड़ मजबूत नहीं रख पाते, ऐसे में इतनी छोटी बच्ची के मुंह से संस्कृत के श्लोकों का ऐसे धड़ल्ले से पाठ सुनना हैरान तो करती है और संदेश भी देती है कि बच्चों के लिए घर का वातावरण, माता पिता का व्यवहार कितना मायने रखता है। वडोदरा से दिग्विजय पाठक। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को धमकी देने वाला लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में कैद है, लेकिन जेल में बैठे बैठे लॉरेंस ने सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाई। ये तब हुआ जब सलमान खान को मुंबई पुलिस ने सुरक्षा दे रखी थी। उनके घर पर 24 घंटे पुलिस का कड़ा पहरा था। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच ने कई आरोपियों की गिरफ्तारी तक की, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सलमान खान ने क्या बयान दिया था, आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई पर क्या बोले सलमान खान? क्या सलमान खान को लॉरेंस का डर है? फायरिंग पर क्या बोले सलमान खान? लॉरेंस की धमकी पर सलमान का बयान। सलमान की जुबानी, लॉरेंस की कहानी। 2022 में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी भरा खत भेजा। 2023 में सलमान खान को ईमेल के जरिए लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी। 2024 में लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे ने कड़े पहरे के बीच सलमान खान के सुरक्षा घेरे में सेंध लगाते हुए घर पर फायरिंग की। यानी सुरक्षा के तमाम इंतजामात के बावजूद लॉरेंस ने सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाई। सलमान के घर हुई फायरिंग की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच ने की। जांच के दौरान सलमान खान ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बड़ा बयान दिया था। तब सलमान ने क्या क्या कहा, आपको सुनाते हैं। सबसे पहले सुनिए डॉन लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सलमान खान का सबसे बड़ा बयान। मेरे बॉडीगार्ड ने बांद्रा के पुलिस स्टेशन में 14 अप्रैल को मेरी जान लेने के लिए हुए इस हमले को लेकर FIR दर्ज करवाई थी। मुझे भी ये पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई ने फेसबुक की एक पोस्ट के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग ने मुझे और मेरे परिवार को मारने को लेकर एक इंटरव्यू में बात की थी, तो मुझे विश्वास है कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गैंग के साथियों की मदद से इस फायरिंग को अंजाम दिया जब मेरे परिवार के सदस्य सो रहे थे। उसका प्लान मुझे और मेरे परिवार वालों को मारने का था, जिसके लिए उसने ये हमला करवाया।
मुंबई पुलिस को सलमान बता चुके हैं कि लॉरेंस बिश्नोई उनके साथ साथ उनके परिवार का जानी दुश्मन है। लॉरेंस उनके परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। सलमान मानते हैं कि 14 अप्रैल को घर पर हुई फायरिंग के पीछे लॉरेंस की गहरी साजिश थी। टारगेट पर उनका पूरा परिवार था। 14 अप्रैल 2024 को मैं सो रहा था जब मैंने पटाखों की आवाज सुनी। सुबह के 4:55 बजे थे जब पुलिस बॉडीगार्ड ने बताया कि बाइक पर आए 2 लोगों ने गैलेक्सी अपार्टमेंट की फर्स्ट फ्लोर की बालकनी पर बंदूक से फायरिंग की है। इससे पहले भी मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा चुकी है। मुझे पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई ने इस हमले की जिम्मेदारी सोशल मीडिया के जरिए ली है। मुझे विश्वास है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने मेरी बालकनी पर फायरिंग करवाई थी।